जिसे सिर्फ दर्जी कहकर छोड़ गई पत्नी। वही सालों बाद कलेक्टर बनकर लौटा उसकी झोपड़ी फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। हम इंसानों की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम किसी भी व्यक्ति की काबिलियत और उसके भविष्य का अंदाजा उसके आज के हालात और उसके कपड़ों से लगा लेते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि कोयले की खदान में पड़ा हुआ एक काला और भद्दा सा पत्थर ही कल तराशे जाने पर दुनिया का सबसे कीमती कोहिनूर बनता है। जब कोई अपना जीवन साथी, जिसके साथ आपने 7 जन्मों की कस्में खाई हों, वही आपके संघर्ष के दिनों में आपको आपकी थरीबी और आपके पेशे का ताना मारकर किसी और के लिए छोड़ जाए, तो उस इंसान पर क्या गुजरती है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही मामूली से दर्जी की है, जिसकी पत्नी ने उसके काम को छोटा समझकर उसे सरेआम बेइज्जत किया और तलाक दे दिया। लेकिन उस दर्जी ने अपने उस अपमान को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। 7 साल बाद जब समय का पहिया घूमा, तो किस्मत ने एक ऐसा खौफनाक खेल खेला जिसने उस घमंडी पत्नी का सारा अहंकार मिट्टी में मिला दिया। आज की यह कहानी आपको जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाएगी। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मेरी आवाज के साथ जुड़िए और इस दिल दहला देने वाली यात्रा पर मेरे साथ चलिए। रतनगढ़ नाम का एक बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक शहर हुआ करता था। इस शहर के एक बहुत ही तंग और पुरानी बस्ती वाले इलाके में मधुकर नाम का एक नौजवान रहता था। मधुकर की उम्र 25 साल रही होगी। उसके पिता एक बहुत ही सीधे सादे दर्जी थे, जिनका कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। विरासत में मधुकर को कोई दौलत या जमीन नहीं मिली थी, बल्कि उसे मिली थी एक पुरानी, जंग लगी हुई सिलाई मशीन और एक छोटा सा कच्चा कमरा। मधुकर उसी पुरानी मशीन पर दिन रात लोगों के कपड़े सिलकर अपना और अपनी पत्नी दामिनी का पेट पालता था। दामिनी दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका मन उसकी सूरत से बिल्कुल उलट था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी, लालची और भौतिक सुखों की दीवानी थी। उसे यह फरीबी, यह बस्ती और मधुकर का दर्जी वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि उसने मधुकर से शादी करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन मधुकर कोई आम दर्जी नहीं था। उसके भीतर कुछ बड़ा करने की एक बहुत ही गहरी आग धधक रही थी। वह अपनी सिलाई मशीन चलाने के साथ-साथ रात के अंधेरे में मोहल्ले की पीली और मध्यम सी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर यूपीएससी यानी देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करता था। उसकी आंखों में एक दिन जिले का कलेक्टर, डीएम बनने का सपना था। वह अपनी आधी कमाई से पुरानी किताबें और अखबार खरीद लाता था। लेकिन दामिनी को मधुकर के इन सपनों से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस महंगे कपड़े, गहने और एक आलीशान घर चाहिए था। एक दिन शाम के समय मधुकर अपनी मशीन पर एक ग्राहक की कमीज सिल रहा था। तभी दामिनी गुस्से में पैर पटकती हुई वहां आई। उसने मधुकर की मेज पर रखी हुई यूपीएससी की वो मोटी मोटी किताबें उठाईं और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। दामिनी ने चीखते हुए कहा, तुम दिन भर इस खटारा सिलाई मशीन पर दूसरों के फटे हुए कपड़े सिलते हो और मेरे पास किसी शादी में पहनने को एक ढंग की साड़ी तक नहीं है। और रात भर इन रद्दी किताबों में मुंह घुसाए बैठे रहते हो। मुझे इस खरीबी और घुटन में और नहीं जीना मधुकर। मधुकर ने बहुत ही शांति और प्यार से अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, दामिनी, ये सिलाई मशीन मेरे पिता की निशानी है, जो हमारे पेट की आग बुझाती है। और ये किताबें मेरे सपनों की सीढ़ी हैं। तुम बस कुछ साल मेरा साथ दो। मैं वादा करता हूं, मैं दिन रात एक कर दूंगा और एक दिन बड़ा अधिकारी बनकर तुम्हें वो हर सुख दूंगा जिसकी तुम हलदार हो। दामिनी ने जोर से अट्टहास किया। उसकी हंसी में एक बहुत ही कड़वा और चुभने वाला तिरस्कार था। उसने मधुकर की आंखों में घूरते हुए बहुत ही नीच बात कही, तुम्हारे इन झूठे सपनों से मेरा पेट नहीं भरेगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो। तुम सिर्फ एक दर्जी हो मधुकर, और जिंदगी भर एक मामूली दर्जी ही रहोगे। तुम्हारी औकात इस लोहे की सिलाई मशीन के पहिए से शुरू होकर इसी पर खत्म हो जाएगी। तुम कभी मुझे वो जीवन नहीं दे सकते जो शहर के बड़े ठेकेदार सूर्यभान जी मुझे दे सकते हैं। सूर्यभान शहर का एक बहुत बड़ा और रसूखदार ठेकेदार था, जिसकी नज़र कई दिनों से दामिनी की खूबसूरती पर थी। उसने दामिनी को दौलत का लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया था। उसी शाम सूर्यभान अपनी एक महंगी और लंबी सी गाड़ी लेकर मधुकर की उस बस्ती के बाहर आकर खड़ा हुआ।
दामिनी ने अपना सारा सामान एक सूटकेस में भरा और दरवाजे की तरफ जाने लगी। मधुकर का दिल टूट गया। वह दौड़कर दामिनी के सामने गया और उसने उसके हाथ पकड़ लिए। उसने अपने लिए नहीं, बल्कि उस पवित्र रिश्ते को बचाने के लिए दामिनी के सामने गिड़गिड़ाया। दामिनी, पैसों के लिए इस पवित्र रिश्ते को मत तोड़ो। सूर्यभान एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हें सिर्फ एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करेगा। एक फरीब पति का प्यार दुनिया की हर दौलत से बड़ा होता है। मुझे यूं अनाथ छोड़कर मत जाओ। मधुकर की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। लेकिन दौलत के नशे में अंधी हो चुकी दामिनी ने मधुकर को एक जोरदार धक्का दिया। मधुकर अपनी उसी पुरानी सिलाई मशीन से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। दामिनी ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा, प्यार से पेट नहीं भरता मधुकर। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम अपनी इस सिलाई मशीन के साथ सड़ते रहो और मैं अपनी नई जिंदगी जीने जा रही हूं। दामिनी ने तलाक के कागजात मधुकर के मुंह पर फेंके और जाकर सूर्यभान की उस महंगी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से चली गई और मधुकर उस कच्चे कमरे में अपनी सिलाई मशीन के पास पड़ा फूट फूट कर रोता रहा। उस रात मधुकर सोया नहीं। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक खौफनाक और दहकती हुई आग ने ले ली थी। दामिनी के वो शब्द, तुम सिर्फ एक दर्जी हो और तुम्हारी औकात इसी सिलाई मशीन तक है, मधुकर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। अगले ही दिन से मधुकर का जीवन एक तपस्या बन गया। उसने अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर लिए। वह दिन में 18-18 घंटे सिलाई का काम करता, ताकि शहर जाकर सबसे अच्छी किताबें खरीद सके। जब पूरी बस्ती सो जाती थी, तब मधुकर के कमरे की बत्ती जलती रहती थी। सिलाई मशीन के पहिए की खड़खड़ाहट अब उसकी महत्वाकांक्षा की धड़कन बन चुकी थी। उसने कई रातें भूखे पेट गुजारी। उसके हाथ सिलाई की सुइयों से छिल जाते थे, आंखें नींद से लाल रहती थीं, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 7 साल का लंबा अरसा बीत गया। इन 7 सालों में समय के पहिए ने ऐसा घूमना शुरू किया कि आसमान जमीन पर आ गया और जमीन आसमान बन गई। दामिनी, जो सूर्यभान के साथ एक आलीशान महल में गई थी, उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। सूर्यभान एक शराबी और जुआरी इंसान निकला। उसने व्यापार में अपना सब कुछ गंवा दिया। कर्जदारों ने सूर्यभान की सारी संपत्ति, उसका महल और उसकी गाड़ियां नीलाम कर दी। पुलिस ने उसे धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। जो दौलत देखकर दामिनी ने अपना घर छोड़ा था, वह दौलत हवा के झोंके की तरह उड़ गई। दामिनी दर दर की ठोकरें खाने लगी। जिन रिश्तेदारों के सामने वह इतराती थी, उन्होंने उसे दुत्कार दिया। आखिरकार उसे पड़ोसी जिले प्रतापनगर के एक बहुत ही गंदे और बदबूदार झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी में पनाह लेनी पड़ी। वह लोगों के घरों में बर्तन मांजकर अपना पेट पालने पर मजबूर हो गई। दूसरी तरफ उसी प्रतापनगर जिले में शासन ने एक नए और बेहद सख्त जिलाधिकारी, कलेक्टर की नियुक्ति की थी। यह कलेक्टर कोई और नहीं, बल्कि वही दर्जी मधुकर था। मधुकर ने अपनी अथाह मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में टॉप किया था और अब वह एक आईएएस अधिकारी बन चुका था। उसका रुतबा ऐसा था कि बड़े बड़े नेता और गुंडे उसके नाम से थरथराते थे। एक सुबह प्रतापनगर के उसी झुग्गी इलाके में भारी हंगामा मच गया। इलाके का एक खूंखार जमीन हड़पने वाला गुंडा, कालिया, अपने लठैतों के साथ उन फरीबों की झोपड़ियां तोड़ने आ गया था। कालिया वहां एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था। बुलडोजर झोपड़ियों को रौंद रहे थे और फरीब लोग चीख पुकार मचा रहे थे। दामिनी की झोपड़ी भी टूटने की कगार पर थी। वह कालिया के पैरों में गिरकर रो रही थी, लेकिन कालिया के गुंडों ने उसे बालों से पकड़कर सड़क की धूल में फेंक दिया। दामिनी के कपड़े फटे हुए थे और वह पूरी तरह से मिट्टी में सन चुकी थी। तभी उस इलाके में सायरन की कान फाड़ देने वाली आवाजें गूंज उठीं। पुलिस की कई गाड़ियां और एक सफेद रंग की सरकारी वीआईपी गाड़ी धूल उड़ाती हुई सीधे उस झुग्गी बस्ती में आकर रुकी। गाड़ियों को देखकर कालिया का बुलडोजर रुक गया। सफेद गाड़ी का दरवाजा खुला। सबसे पहले पॉलिश किए हुए चमचमाते काले जूते जमीन पर पड़े और फिर एक बहुत ही कड़क, रौबदार और सूट बूट में सजा हुआ इंसान बाहर उतरा।
उसके चेहरे पर एक अथाह तेज था। उनके पीछे दर्जनों पुलिस वाले और बड़े-बड़े अधिकारी हाथ बांधे खड़े थे। यह जिले के नए कलेक्टर मधुकर थे। दामिनी की आंखें आंसुओं और धूल से भरी हुई थीं। वह उस अधिकारी का चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। वह घिसटती हुई सीधे उस कलेक्टर के जूतों के पास गई और उसने उनके पैरों पर अपना सिर रख दिया। दामिनी ने बिलखते हुए गिड़गिड़ाकर कहा, कलेक्टर साहब, मेरी रक्षा कीजिए। मेरा पति मुझे सड़कों पर अनाथ छोड़कर जेल चला गया है। यह टूटी हुई झोपड़ी ही मेरा आखिरी आसरा है। ये गुंडे मुझे यहां से निकालकर मार डालेंगे। मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं है साहब, मुझ थरीब पर रहम खाइए। कलेक्टर साहब, मधुकर ने जमीन पर गिरी हुई उस औरत को देखा। 7 साल की थरीबी और तड़प ने दामिनी का हुलिया इतना बदल दिया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। लेकिन जब मधुकर ने उसकी आवाज सुनी, तो उसके कदम एक पल के लिए ठिठक गए। मधुकर ने बहुत ही शांत, लेकिन अपनी उसी जानी पहचानी और गहरी आवाज में कहा, रहम तो ऊपर वाला करता है दामिनी। हम तो बस इस कुर्सी पर बैठकर अपना फर्ज निभाते हैं। दामिनी नाम सुनते ही और वह आवाज कानों में पड़ते ही दामिनी के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने झटके से अपना सिर उठाया और अपनी धूल भरी आंखों से उस कलेक्टर का चेहरा देखा। जैसे ही दामिनी की नजर मधुकर के उस रौबदार चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके शरीर का सारा खून जैसे सूख गया और सांसें हलक में अटक गईं। यह वही मधुकर था जिसे उसने एक मामूली दर्जी कहकर धक्के मारकर निकाला था। आज वही दर्जी पूरे जिले का मालिक बनकर सरकारी लावलश्कर के साथ उसके सामने एक देवता की तरह खड़ा था। दामिनी हकलाते हुए कांपते हाथों से पीछे हटी और उसके मुंह से केवल इतना निकला, मधुकर। तुम तुम यहां। मधुकर की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो तूफानों को जीतने के बाद आती है। मधुकर ने अपनी उसी कड़क लेकिन संयमित आवाज में कहा, हाँ दामिनी, वही दर्जी जिसकी औकात तुमने एक पुरानी सिलाई मशीन तक तय कर दी थी। आज उसी दर्जी ने अपनी मेहनत की सुई से अपने भाग्य के फटे हुए कपड़ों को ऐसा सिला है कि आज यह पूरा जिला मुझे अपना रक्षक मानता है। दामिनी का सारा अहंकार, उसकी दौलत की हवस और उसका सारा गुरूर उस सड़क की धूल में मिल चुका था। उसे अपनी उस भयानक गलती का एहसास हो रहा था जिसने उसे एक रानी से सड़क की भिखारन बना दिया था। वह फूट फूट कर रोने लगी। दामिनी ने हाथ जोड़ते हुए रोते रोते कहा, मुझे माफ कर दो मधुकर। दौलत के अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं एक बहुत बुरी औरत हूं। मैंने हीरे को छोड़कर पत्थर से दिल लगाया था। मुझे अपने कदमों में एक नौकरानी की तरह रख लो, मैं तुम्हारी जिंदगी भर सेवा करूंगी। मधुकर ने पुलिस कप्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कालिया और उसके गुंडों को अभी इसी वक्त गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और इन गरीबों की झोपड़ियों को सरकारी सुरक्षा दी जाए। फिर मधुकर पलटकर दामिनी की तरफ मुड़ा। उसने अपनी जेब से रुमाल नहीं निकाला, बल्कि बहुत ही बेरुखी और स्पष्टता के साथ कहा, माफी की कोई बात नहीं है दामिनी। एक दर्जी का काम होता है दूसरों के फटे हुए कपड़ों को जोड़ना, और एक कलेक्टर का काम है समाज के फटे हुए ताने बाने को जोड़ना और गरीबों को न्याय देना। मैंने बस अपना काम किया है और तुम्हारी झोपड़ी को उजड़ने से बचा लिया है। तुमने 7 साल पहले मुझे मेरी असली औकात याद दिलाई थी, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम वो ठोकर न मारती, तो शायद मैं कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इतना कहकर मधुकर अपनी जगह से पलटा और अपनी उस शानदार सरकारी गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और काफिला सायरन बजाता हुआ वहां से निकल गया। दामिनी उस उड़ती हुई धूल के बीच अपनी उस फटी हुई साड़ी में सड़क पर घुटनों के बल बैठी अपनी किस्मत और अपने कर्मों पर खून के आंसू रो रही थी। वह जानती थी कि उसने जीवन का वो अनमोल खजाना खो दिया है जो दुनिया की किसी भी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता था। दोस्तों, हमारी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, लेकिन इसका आखिरी पन्ना विधाता खुद लिखता है। जो लोग आज फटे कपड़ों में पसीना बहा रहे हैं, उनकी मेहनत का मजाक कभी मत उड़ाइए। इंसान का असली चरित्र उसकी दौलत से नहीं, बल्कि बुरे वक्त में उसके अपनों के प्रति उसके व्यवहार से तय होता है। दौलत आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन किसी के साथ किया गया धोखा और आपका अहंकार हमेशा एक न एक दिन लौटकर आपके सामने जरूर आता है।
मधुकर ने यह साबित कर दिया कि दुनिया का कोई भी ताना आपकी सफलता के शोर को नहीं दबा सकता, बशर्ते आप हार न माने। अगर आपको मधुकर का यह शानदार संघर्ष और उसकी यह गूंजती हुई सफलता पसंद आई हो, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपने दोस्तों और हर उस इंसान के साथ जरूर साझा करें जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी टूटते हुए इंसान को फिर से खड़ा कर दे। वर्मा स्टोरीज पर अपना यह अटूट प्रेम और विश्वास ऐसे ही बनाए रखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए लोगों का सम्मान करें, अपने सपनों के लिए लड़ें और जीवन में हमेशा निडर होकर आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, नमस्कार।